थिंक टैंक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो थिंक टैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताए, ऐसे थिंक टैंक दिखते नहीं है, अनुभव में नहीं आते हैं, कम हो चुके हैं। समाज को दिशा देने का, समाज में निरक्षीर विवेक सिखाने का, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका निष्पक्ष मार्गदर्शन करने वाले थिंक टैंक कहाँ दिखते हैं? पार्टी के होंगे तो वो पार्टी के काम के लिए आते हैं, किसी एक विचारधारा के होंगे तो वो उस विचारधारा के काम के लिए आते हैं, किसी एक इशू ओरिएंटेड हो तो वो इशू के काम के लिए आते हैं। आज ये भी होने की आवश्यकता है कि चिंतकों का व्यवहार भी उसी प्रकार का हो। चिंतक शुड बी ए रोल मॉडल बिफोर सोसाइटी। एक आदर्श रोल मॉडल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जैसे चिंतन की आवश्यकता है, वैसे रोल मॉडल्स की भी आवश्यकता हमारे समाज के सामने हमें दिखाई देती है। उसका भी विचार करने की आवश्यकता होगी। माननीय देशपांडे जी को हम सब जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रखते हुए दशकों से सामाजिक सरोकारों के साथ बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे और उनका दिशा निर्देशन में मिलता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य भी हैं। मैं माननीय देशपांडे जी से आग्रह करता हूँ कि अपना मेरा सौभाग्य है कि आज किसी और कार्यक्रम के लिए आना था और राजेश जी ने मुझे आपके बीच में रहकर इतना मौलिक मार्गदर्शन सुनने का मौका दिया। मैं राकेश जी का बहुत ही आभारी हूँ। विषय भी इतना गहन और गहरा है कि उसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखकर मुझे जो लगता है वो मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही विद्वज्जन यहाँ बैठे हैं, इतने फंडामेंटल विचार उन्होंने रखे हैं और उनकी तुलना में तो मैं बहुत जूनियर भी हूँ। एक दो चार प्रश्न मुझे आते हैं मन में। थिंक टैंक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो थिंक टैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताए, ऐसे थिंक टैंक दिखते नहीं है, अनुभव में नहीं आते हैं, कम हो चुके हैं। समाज को दिशा देने का, समाज में निरक्षीर विवेक सिखाने का, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका निष्पक्ष मार्गदर्शन करने वाले थिंक टैंक कहाँ दिखते हैं? पार्टी के होंगे तो वो पार्टी के काम के लिए आते हैं, किसी एक विचारधारा के होंगे तो वो उस विचारधारा के काम के लिए आते हैं, किसी एक इशू ओरिएंटेड हो तो वो इशू के काम के लिए आते हैं। लेकिन समग्रता से पूरे समाज का चिंतन करके समाज को ठीक पटरी पर रखने का काम थिंक टैंक यानी बुद्धिवादी, तर्कवादी और समाज का कल्याण ही जिनके मन में है उसी दिशा में करने वाली सारी तर्क की व्यवस्था, इस प्रकार का चिंतन करने के स्थान भी कम हो गए और दिखाई तो नहीं देता। मेरा बेटा अगर मुझे पूछेगा कि आप थिंक टैंक के बारे में इतना अच्छा नोट लाया, लेकिन एक दो चार उदाहरण तो दिए मुझे उदाहरण मालूम है क्योंकि मैं उसके आगे वाले पीढ़ी का हूँ, लेकिन उसको उदाहरण देने में मैं सक्षम रहूंगा ऐसी मुझे गारंटी नहीं। तो ये पुनर्निर्माण करने की भी आवश्यकता होगी और ऐसे पुनर्निर्माण करते समय जिस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वो भी खड़ी करनी होगी। पुराने दिनों में विद्वानों की चिंता समाज करता था, आदर के साथ करता था, पेट्रोनाइजिंग नहीं था। वो किसी विद्वान को कुछ सहायता देने में व्यक्ति स्वयं को धन्य मानता था, पेट्रोनाइजिंग नहीं करता था। आज वो भावना लुप्त होने लगी और उसी के साथ साथ लोग भी नहीं दिख रहे। हमारे सारे इतिहास में ऐसा कहते हैं कि हर 12 वर्ष के बाद में होने वाले कुंभ में
विचार दर्शन होता था, अभी अभी उज्जैन में प्रयोग किया, कितने सालों से किया। तो शिवराज सिंह जी कह रहे थे कि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि गत कम से कम 50 कुंभों में इस प्रकार का विचार दर्शन हुआ है। वो कर रहे हैं अपने अपनी दृष्टि से इसलिए एस्टैब्लिश करने का वो कर रहे हैं, रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लाखों लोग कुंभ में आते थे और लाखों लोगों के सामने विचार परिवर्तन होता था, और उस विचार परिवर्तन को पाठ्य समझकर अपने घर लेकर जाकर उसका व्यवहार करने वाले लोग दिखते थे। ऐसा हम लोकल आंदोलन में पढ़ते हैं, जो फोक्स प्रसिद्ध है उसके गाने आते हैं, उसके कुछ उदाहरण आते हैं, कुछ कहानियां आती है। मुझे लगता है कि विचार चिंतन की एक अलग प्रक्रिया समाज से टूटकर होने वाली नहीं हो सकती, वो समाज से जुड़कर ही होने वाली चाहिए। हमारे यहाँ 3 प्रकार के अवस्थाओं का विचार करते हैं हम। मैं मुझे जो लगता है वो आपके सामने रखता हूँ, मेरे पास उदाहरण देने के लिए है, लेकिन समय की सीमा रखूंगा। किसी भी समाज के ये 3 अवस्थाएं होती है कि उसका एक दर्शन होता है, फिलॉसफी। उस दर्शन के अनुसार उसके आइडियल्स एंड वैल्यूज बनते हैं, आदर्श और मूल्य व्यवस्था बनती है उसी दर्शन के अनुसार। और फिर उसके व्यवहार, तीसरा पक्ष आता है। हिंदू चिंतन में तो हम यही प्रकार देखते हैं कि एक दर्शन है, उस दर्शन के अनुसार वैल्यूज है और उसके अनुसार उसका व्यवहार है। हमारे यहाँ दर्शन देने का काम या दर्शन को बार बार ठीक करके उसके जो फंडामेंटल्स है उसको भी ठीक करके और उसको युगानुग बनाने का काम तो थिंक टैंक करेगा, लेकिन ये होता ही नहीं है। दार्शनिक कहें, इस प्रकार का चिंतन पुस्तकों में मिलने की आज की भूमिका में संख्या कम हो गई है। ग्रंथों के आधार पर हमें कोई एक दार्शनिक चिंतन मिलेगा, जो दार्शनिक चिंतन यानी फिलोसॉफिकल कुछ तो भी मिलेगा, और वो आज की परिस्थिति में युगानुगुणता की सारी बातें ध्यान में रखकर मिलेगा। मुझे लगता है कि 2,000-4,000-5,000 पुस्तकों के बाद में एक आधी पुस्तक निकलती है। सारे तो पढ़ना मेरे लिए क्या, किसी को भी नहीं, लेकिन चर्चा तो हम करते हैं। बहुत दिनों के बाद में राजीव मल्होत्रा का ब्रेकिंग इंडिया आता है तो समाज को लगता है कि कुछ तो मिला है, I have got some substance, उसमें कोई एक अर्थ मिला है। ऐसा एक घनार्थ मिले, इस प्रकार की एक चर्चा, मुझे ऐसे लगता है कि the time has come to re-establish it, उसकी पुनर्निर्मिति करने की आवश्यकता है। बाकी तो विषय आप जैसे लोगों ने बहुत सारे बताए हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था अगर समाज में नहीं उत्पन्न होगी तो समाज जिनके पास इस अपेक्षा से जाए ऐसे स्थान अभी नहीं रहे हैं। हमारे जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी कह रहे थे एक बात कि मेरे पिताजी मेरे दीवारों पर लगाए हुए सारे तस्वीरों के नाम मुझे एक बार बताते थे, बहुत छोटा था मैं वो, ये इनकी है, ये इनकी है, इनकी है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपके पीढ़ी के हैं ये सब आपने दिखाया, लेकिन अगर मुझे मेरे बेटे को दिखाने लायक प्रतिमाएं अगर लगाएंगे तो किनकी लगाएंगे। तो ये जैसा एक प्रकार का अभाव का दर्शन है, उसी प्रकार का अभाव का दर्शन चिंतकों में भी दिखता है। और चिंतकों में अगर अभाव का दर्शन दिखने लगा तो फिर समाज को एक प्रकार का वंचितता का अनुभव उसमें आएगा। रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कही, ये कमी क्या है ये दिखाना आसान होता है, इसलिए उसके ऊपर मैं समय नहीं गंवाता, लेकिन रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज में ये बातें कहाँ आती है। यूनिवर्सिटीज में चिंतन नाम की चीज अभाव से ही मिलती है, राजनीति पॉलिटिक्स के सिवा उसमें कुछ नहीं। बहुत कुछ बोला गया इस विषय में, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज में भी इसकी उत्पन्न होने की आवश्यकता है। ऐसे जो पीठ आज इस देश में काम करने वाले इन पीठों के बारे में भी हमें बार बार विचार करने की आवश्यकता होगी। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक बार बताया था कि किसी एक आध व्यक्ति को अगर बिगाड़ना है, अच्छी व्यक्ति है लेकिन उसको बिगाड़ना है, तो 2 चीजें दे दीजिए। एक, उसको कंफर्ट दीजिए,
आराम, चैन सब साधन दीजिए और दूसरों उसको स्तुति पाठक दे दीजिए, एक कंफर्ट दे दीजिए। मैं थर्ड क्लास से प्रवास करता था, किसी ने मुझे टिकट ला कर दिया कि मैं सेकंड एसी से प्रवास करने लगूं, तो फिर मैं वो टिकट ही निकालना था कभी थर्ड क्लास का। कंफर्ट मिलने लगा दूसरों के आधार पर, और बाद में स्तुति पाठक दे दीजिए उसको। और ऐसे स्तुति पाठक जिस साइकोफेंसी का यहाँ उदाहरण आया, हमारे चिंतकों के बारे में बहुत बात दिखाई देते हैं। बायस होने में मुझे चिंता नहीं है। आपने बायस होने का विषय किया, बायस होना चाहिए, आग्रही होना। मैं बायस का एक सादा अर्थ करूंगा कि मताग्रही रहना। ठीक है, मताग्रही रहने दीजिए, लेकिन मताग्रही रहते समय बाकियों की तुच्छता दर्शक भूमिका अगर उत्पन्न होने लगती है तो चिंता उत्पन्न होने लगती है। चिंतकों को तुच्छता स्पर्श नहीं करनी चाहिए। आज चिंतकों को तुच्छता स्पर्श करती है, और ये सारा जो उत्पन्न होता है वो तुच्छता दर्शक उत्पन्न होता है। हेटिंग या कम देखना, सभी प्रकार की इन सारी बातों को, इस प्रकार की बातें समाज में रखना। मुझे आश्चर्य लगता है, कभी कभी लोग सचमुच बोल जाते हैं। अशोक मित्रा की पुस्तक में उसने कहा कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो संघ और कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना की। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आउटफिट्स निकाले, किसान का, मजदूरों का, महिलाओं का, संघ ने भी उसी प्रकार के किए। लेकिन संघ के इसमें बीच में भगवा ध्वज है और हमारे के बीच में कुर्सी है, सत्ता के माध्यम से करेंगे। मुझे लगा कि इतना कैंडिड और ऑनेस्ट कोई चिंतक लिख सकता है। आज तो मैं विश्वास करता कि कोई इस प्रकार का लिख सकेगा। ये भी मैं मताग्रही होने के कारण ही कह रहा हूँ, मुझे आनंद क्यों रखा इसमें। लेकिन ये मताग्रही रहना, बायस्ड रहना, इसका मतलब दूसरों के विचारों को कोई कीमत ही नहीं देना, इस प्रकार की बातें कभी नहीं हो सकती। मेरे मन में विचार ऐसा है कि समाज में अंकुश शक्ति किसकी होगी? अंकुश के सिवा तो राज्य व्यवस्था नहीं चलेगी, अंकुश के सिवा तो समाज व्यवस्था नहीं चलेगी। डिटरमेंट। आज सारी थिंक टैंक की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया का एक रोल या उसका वजन, इट शुड बी अ डिटरेंट फोर्स। ऐसा डिटरेंट काम नहीं करते। किसी को डरना है भाई, हाँ नहीं वो ऐसा लिखेंगे ना कल तो फिर हमारी कुछ नहीं रहेगी, ऐसे लोग थे। मैं मराठी में प्रहलाद केशव अत्रे का नाम लूंगा, जो मराठा और ऐसे पत्रों के संपादक थे। किसी को स्पेयर नहीं करते थे, और किसी को स्पेयर नहीं करते थे ये कोई केवल राजनीति या उनके हाथ में एक वृत्तपत्र इसके नहीं, तो चिंतन के आधार पर। मुझे लगता है कि विद्वानों की, चिंतकों की भूमिका एक प्रकार की अंकुश शक्ति की भूमिका भी होनी चाहिए। समाज में अगर किसी का डर है तो उनका डर है भाई, ये हम हमारे संगठन में नहीं करेंगे क्योंकि लोग अच्छे हैं, वो लोग उसको मानेंगे नहीं। और इसलिए इसका एक प्रकार का विचार आज चिंतन के और थिंक टैंक्स के विषयों में आता है। दो तीन और बातें मेरे मन में आती, मैं आपके बस सामने रख रहा हूँ, ठीक है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सारी योजना थिंक टैंक्स के चिंतन करने का जो सारा भाग है, बहुत बार ऐसा लगता है कि थिंक टैंक्स सामाजिक वास्तव से बहुत दूर है। जो सामाजिक वास्तव है, महिलाओं की स्थिति पर चिंतन करने वाले चिंतक, उदाहरण आप लीजिए। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि चिंतन तो बहुत आदर्श है, वास्तविकता बहुत भिन्न है। चिंतकों ने अगर वास्तविकता का भान रखकर अपना चिंतन समाज के सामने रखे और उसके आधार पर समस्याओं का निराकरण करने वाली बात अगर रखें, तो मुझे लगता है कि एक क्रियान्वयन का अर्थ उसको प्राप्त होगा। चिंतन में क्रियान्वयन आवश्यक है। चिंतकों का व्यवहार जिस प्रकार का चिंतन है उसके अनुसार होना चाहिए। चिंतकों का व्यवहार अगर उसके अनुसार नहीं होगा तो समाज में जो तीसरी अवस्था है, दर्शन, दर्शन के बाद वैल्यूज एंड आइडियल्स, और उसके बाद में उसके अनुसार व्यवहार। आपने चिंतन बहुत अच्छा रखा, लेकिन व्यवहार कैसा है?
समाज मन बड़ा सामान्य है, आप उसको बाकी बड़े बड़े क्राइटेरिया मत लगाए। बड़ा सामान्य समाज मन है, वो देखता है कि ऐसी बात करता है, लेकिन उसके व्यवहार कैसा है। वो न्यायमूर्ति रानड़े ने जब छोटे आयु की लड़की के साथ पुनर्विवाह किया, तब उन्होंने एक बड़ा पत्र लिखा, जो पत्र उस समय के उसमें छपकर आया था। उन्होंने समाज की क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मैं तो पुनर्विवाह के बारे में सारी बातें समाज में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो विवाह कर रहा हूँ वो मेरे आयु से छोटी बच्ची के साथ विवाह कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जब ध्यान में आया कि जिस दिन विवाह था उसी दिन वो शाम को बाजार में जाकर स्लेट के पेंसिल्स रहते हैं, उस पेंसिल्स को खरीद कर एक स्लेट खरीद कर घर पर आए। पहली रात्रि को अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो उस लड़की को स्लेट पे पहले अक्षर सिखाने का काम किया कि आप पढ़ो, पढ़कर बड़ी हो और मेरे साथ कुछ समाज का काम करो। उन्होंने कहा कि मेरा पाप क्षालन करने की दृष्टि से मुझे ये करना पड़ा। न्यायमूर्ति रानड़े को समाज में आदर मिला। हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है कि चिंतकों का व्यवहार चिंतन के अनुसार हो। आज ये भी होने की आवश्यकता है कि चिंतकों का व्यवहार भी उसी प्रकार का हो। चिंतक शुड बी ए रोल मॉडल बिफोर सोसाइटी। एक आदर्श रोल मॉडल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जैसे चिंतन की आवश्यकता है, वैसे रोल मॉडल्स की भी आवश्यकता हमारे समाज के सामने हमें दिखाई देती है। उसका भी विचार करने की आवश्यकता होगी। राकेश जी ने शुरुआत ही बहुत अच्छी की और उन्होंने इंटेलेक्चुअल का वर्णन संत के साथ किया। इंटेलेक्चुअल को इंटेलेक्ट यानी उसकी बुद्धिमत्ता का दुराभिमान ना हो। ज्ञानेश्वर जब बहुत ही गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठे थे, दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जब मुक्ताबाई जो उनकी छोटी बहन है उसने एक काव्य रचना की, अभंग किया। मैं मराठी में कहता हूँ, उसका अर्थ भी करना हूँ। जो संत की भूमिका आपने की, चिंतकों की भूमिका समाज के बारे में वैसी होनी चाहिए। विश्व झालिया वन्नी संत मुखे वावे पानी। सारा विश्व वन्नी जैसा तब तो हो गया है, संतों के मुख से पानी की भूमिका आनी चाहिए, पानी का काम करना है। मुझे लगता है कि जब सारा विश्व अशांति की ओर जाता है तब इस प्रकार का चिंतन चिंतकों के मुख से आना चाहिए कि विश्व जालिया वन्नी संत मुखे भावे पानी। आज इंटेलेक्चुअल्स का रोल इस प्रकार का हमें दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि थिंक टैंक्स ऐसे उत्पन्न करेंगे तो बार बार उसके बारे में चिंतन होगा। मेरे सामने बुजुर्ग अपने जो सीनियर्स है वो जरूर उसके बारे में अधिक कह सकेंगे। क्लब ऑफ रोम का उदाहरण सामने आता है, आपने पढ़ा होगा। क्लब ऑफ रोम नाम का एक चिंतकों का वर्ग था और वो सारे रोमन्स कुछ अंतराल के बाद में पूरे उस समाज का चिंतन करके कुछ मार्ग उनके माध्यम से समाज के सामने आते थे। मैं वो क्लब ऑफ रोम की पुस्तक पढ़ रहा था। प्रतिवर्ष उनके चिंतन के बाद में वो समाज के लिए कुछ एक चार्टर बनाते थे और वो चार्टर समाज को देते थे। आज भी वो चार्टर इतना काल सुसंगत लगता है, इतना प्रासंगिक लगता है, रिलेवेंट लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में थी, उसका बार बार विचार करके समाज के सामने लाने की आवश्यकता होगी। और इसलिए रोल ऑफ थिंक टैंक, ये टैंक यानी कोई ये एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा चिंतन करते हैं। छोटे गांवों में भी लोग रहते हैं, प्रवचन के लिए इतने लोग आकर बैठते हैं, कितना चिंतन उसमें होता है। छोटे गांवों में भी ऐसा चिंतन करने वाले छोटे छोटे लोग रहते हैं, भागवत पढ़ने वाले और भागवत समझा देने वाले। केवल भागवत की कथा नहीं बताते, जाते जाते इतना गहरा चिंतन कर जाते कि बस। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड विजडम, इसके बारे में चिंतकों की भूमिका ठीक होनी चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं कि ज्ञान दिया है, लेकिन प्रगल्भता, जिसको हम कहते हैं कि विजडम,
बहुत बार कहा ना, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स, विजडम आता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन विजडम विजडम देने वाला, प्रगल्भता देने वाला, निरीक्षण विवेक देने वाला, ऐसा चिंतन का काम हमारे सामने उत्पन्न होने की आवश्यकता है। आखिर में आज की राजनीति, आज के समाज का चित्र, आज चलने वाली सारी अपनी समस्याएं इस प्रकार की है कि रोल ऑफ थिंक टैंक अधोरेखित करके अतिशय शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय बनाने की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए। आईपीएफ जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। चिंतन तो बहुत श्रेष्ठ है कि, लेकिन इन चिंतकों का समाज के क्रियान्वयन में जो रोल है, वो राजनीति में कोई एक चिंतक गया तो आखिर तक चिंतक रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं देता। इससे अलग राजनीति की स्थिति है। समाज की अनेक समस्या ऐसी है कि जिस पर गहरा चिंतन होने की आवश्यकता है। दलितों की समस्या पर चिंतन करते समय एक प्रकार का चिंतकों का अनुभव सभी बार मुझे नहीं लगता है कि अनुकरणीय रहेगा। इस देश में इस प्रकार के अनेक समस्याएं हमारे सामने दिखती है। मुझे लगता है कि ये सारे चिंतकों के आज की सारी गतिविधि, चिंतकों का वैचारिक आंदोलन, ये फिर से प्रभावी करने की दृष्टि से अपने अपने स्थान पर हम अधिक क्या कर सकते हैं, ये विचार हमें करना चाहिए। मेरे शहर, मुझे लगता है कि हम इस काम में ऐसे छोटे ग्रुप्स जैसे आज यहाँ है बहुत ही प्रभावी है। देश भर में 5-50 स्थानों पर इस प्रकार के गुट अगर खड़े किए, चिंतन के लिए बार बार एकत्र आए, तो सारी भूमिका चिंतकों के माध्यम से ठीक पद्धति से आ सकती है। और ये करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस समय आप सभी का, क्योंकि इतना ज्ञान इसमें मिला, इतना चिंतन, बहुत ही तर्कशुद्ध चिंतन था, मुझे मिला। और राकेश जी ने मुझे यहाँ किसी और कार्यक्रम के लिए आना था, मैंने मुझे पूछकर यहाँ बुलाया। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार।